Stagnation of key. Caption was discussed. It is the pattern which we collect from the symptoms of the patient. But the cause of the disease, that should be removed. And that is connected to the other caption, which was in our last session. It was also discussed. Again, today I will discuss the same thing, but another caption will be discussed. तो दूसरा जो कैप्शन है, स्टैग्नेशन ऑफ की के अलावा, the second caption is the contradiction और rebellious की, विरोधी विद्रोही ऊर्जा या मार्गों उल्लंघन करने वाली ऊर्जा। मार्गों उल्लंघन कहने का मतलब है उसका मार्ग सुनिश्चित है, जिसे हम एक नॉर्मल डायरेक्शन कह सकते हैं, नॉर्मल सामान्य रास्ता कह सकते हैं। उसको छोड़कर अगर वो किसी दूसरे रास्ते में अगर ऊर्जा जाती है तो मार्ग का उल्लंघन कहलाता है। उसको मार्ग उल्लंघन कहेंगे या कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, या हम कहेंगे कि सामान्य तरीके से अगर वो नहीं जा रही है ऊर्जा तो वो विरोध पैदा प्रदर्शन कर रही है, एक रिबेल है, एक रिबेलियस एनर्जी है, विरोध पैदा कर रही है इस नॉर्मल एक्शन का। And the situation inside the body is as such that it is not obeying the line, the normal direction, but it opposes the normal direction fixed by the internal organ. जो इंटरनल ऑर्गन है उसका डायरेक्शन का विरोध करती है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं रिबेलियस की और कॉन्ट्राडिक्शन, बोथ आर सेम। तो अब पैटर्न के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है कि हमको जो है नौजिया है, हमको वॉमिटिंग ट्रेंड लग रहा है या वॉमिट हो रहा है, डकार भी आ रहा है जिसको बिल्चिंग कहते हैं, हिचकी भी आ रही है। मान लीजिए इसमें 2-3 सिम्टम्स भी मिलते हैं, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है? नौजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप उसको देख लीजिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा कि बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं, एक्टिविटीज या सिम्टम्स जो यांग हैं, और बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो इन हैं। जो लोग, कुछ लोग नए लोग जो ज्वाइन किए हैं वो इन और यांग जानते जरूर होंगे, नाम उन्होंने सुना जरूर होगा, लेकिन हमने जो पहले अर्लियर डिस्कस किया है एक लंबे लिस्ट को, कि मान लीजिए कोई आदमी तेज चलता है, कोई आदमी स्लो चलता है, स्लो वाला इन हो जाएगा और तेज वाला यांग हो जाएगा। कोई आदमी ज्यादा बोल रहा है, टॉक ए लॉट, और कोई कम बोल रहा है, तो ज्यादा बोलने वाला यांग हो जाएगा, कम बोलने वाला जो है वो इन हो जाएगा। कोई आदमी को ठंडा लग रहा है, किसी को गर्म लग रहा है, गर्म वाला यांग हो जाएगा, वो ठंडा वाला ठंडा हो जाएगा, मतलब इन हो जाएगा। तो
तो कहने का मतलब है जिस तरह से यूनिवर्सल एक्टिविटीज है डे नाइट, तो डे हो जाता है यांग और नाइट हो जाती है इन। जैसे सन है और मून है, तो सन हो जाता है यांग तो मून हो जाती है इन। तो उसी तरीके से बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। अगर हमको अगर ऐसा है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी जो है वो किसी को एक्यूट तुरंत बीमारी हुई है और टाइम नहीं है, और किसी को बहुत लंबी बीमारी है, लंबी बीमारी वाली इन हो जाएगी और तुरंत होने वाली, तत्काल होने वाली बीमारी एक्यूट हो जाएगी। एक्यूट जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तेजी से उसका सिम्टम्स चेंज करेगा। यांग जो है वो बहुत जल्दी तेजी से मूव करेगा, और इनमें धीरे धीरे चेंज जाएगा। तो ग्रेजुअल जो होगा वो होगा ये इन होगा, और रैपिड जो होगा वो यांग हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं, रास्ते में दो आदमी आपस में बहुत झंझट कर रहे हैं। तो बहुत झंझट कर रहे हैं आपस में, तो दो आदमी आपस में कर रहे थे, पार्टिकुलर है, दो ही आदमी आपस में झंझट कर रहे हैं। और शाम को जब आप लौट कर ऑफिस से लौटे तो देखा क्या, एक आदमी के साथ 10 आदमी खड़े हो गए, दूसरे के पास 10 आदमी 15 आदमी खड़े हो गए, दोनों का ग्रुप बड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीता तो आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में दोनों साइड में आ गए। तो क्या हो गया, एक था कि दो ही आदमी तक सीमित था, और उसके बाद वो कई लोगों से संबंधित हो गया। 1 और 50 हो गए, 100 हो गए, 2000 हो गए, 4000 हो गए, इतने लोग एक दो साइड ले लिए। तो एक घटना, जो लड़ाई हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, जब एक आदमी और एक आदमी के बीच में हो रहा तो वो यांग था, जिसको एक्यूट कहते हैं, जिसको पर्टिकुलर कहते हैं। अब तेज आवाज में बहस हो रही थी, और जब शाम को या रात में आपने देखा तो सैकड़ों लोग एक साइड खड़े हैं, एक साइड खड़े, यानी वो चीजें फैल गई। फैलने के बाद वो क्रॉनिक हो गई। अब उसमें बहुत लोग यूं ही खड़े हैं, बहुत लोग हल्ला भी कर रहे हैं, बहुत लोग धीरे धीरे बात भी कर रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत हो गई। क्यों? क्रॉनिक होने के बाद कई सिम्टम्स चले आते हैं। आप देखिएगा, शुरू में जो है दर्द हो रहा है, बाद में ऐसा लगेगा कि रेस्टलेसनेस हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा बहुत देर के बाद कि जो है वो दर्द होने लगेगा, नींद आने लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, तो कई सिम्टम्स आ जाएंगे। तो वो सिम्टम्स जो है क्या हो गया, बहुत तरह के लोग आ गए। कुछ लोग कह रहा है कि लड़ने की जरूरत है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, आप आपस में वार्ता कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई एजेंसी को लाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ अगल बगल जो सीनियर लोग हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए टू सॉल्व दिस सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन होता है। तो आप देखते हैं जब दो आदमी की लड़ाई हो रही है और एकाएक राइट हो जाता है, हंगामा हो जाता है, दो तरह के विचारधारा के लोग आपस में, तो हमेशा जो है वो इन हो जाता है। ये यांग होता है तो वो इन हो जाता है, पर्टिकुलर फैल जाता है। तो जीवन में जब कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो ससुराल वाले पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उधर मैके वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या हो गया, वो एक्यूट स्टेज में चला गया। घटना तुरंत सॉल्व नहीं हो सकता है,
इधर से 4 आदमी बोलने वाले हो गए, उधर से 8 आदमी बोलने वाले हो गए, और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो वो हो जाएगी या सेटल भी हो सकता है कुछ ले देकर, कोई बातचीत करके, चलो भाई तुम्हारी बात तो भी ठीक हो, चलो बात मान लिया। लेकिन अगर दोनों तरफ के लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों मानेंगे हम क्यों गिरेंगे? हर बार हम ही गिरेंगे? हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है क्या? लड़की वाले की तरफ से बोलने लगेंगे तो क्या आप समझते हैं कि लड़की भूखे मर जाएगी? ये वो 50। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे क्रॉनिक में चला जाएगा, तो वो इन कंडीशन हो जाएगा। इन कंडीशन का मतलब हुआ जनरल, फैल जाएगा। और पर्टिकुलर मतलब होता है एक जगह पर्टिकुलराइज हो गया। पेशेंट आया, कहा कि पैर में एक जगह दर्द हो रहा है। कहा भाई तो हमारे नी में लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो वो तो एक पर्टिकुलर हो गया। लेकिन आपने कहा कोई खास बात नहीं है, यूं ही आप ठीक हो जाओगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। शाम को तो उसने कहा कि मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो वहां जनरल हो गया, वहां वो इन हो गया। एक्यूट से सीधे कन्वर्ट कर रहा है वो जनरल में, तो समझना चाहिए कि अब ये क्रॉनिक की ओर बढ़ रहा है। तो यांग बढ़ा हुआ है, तो यांग को कम कर दीजिए। नियम है, यांग को कम करने के लिए इनको बढ़ा दीजिए, इनको कम करने के लिए यांग को बढ़ा दीजिए। ये एक जनरल फॉर्मूला है। जैसे दो बच्चे जो खेलते हैं स्कूल में सी सॉ, एकदम सीधा बैठे रहते हैं, तब तो पैर दोनों का सटा रहता है। जरा सा ऊपर से थोड़ा सा हिल गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, तो ये दोनों जो है एक बढ़ जाएगा। तो इन और यांग आपस में अलग नहीं होते, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन दोनों स्ट्रगल करते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक पहला वाला घट जाएगा। दोनों स्ट्रगल करेंगे, और दोनों एक जगह जब पीसफुल रहेंगे तो उस सिचुएशन को जीरो स्टेट कहते हैं, या उसको हम टाओ भी कहते हैं। अगर दोनों को आप अलग कर दीजिएगा तो डेथ हो जाएगा। दोनों का रहना, दोनों का स्ट्रगल करना हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। अगर दोनों को अलग कर दीजिएगा, एक मान लीजिए जीरो हो गया, इतना शरीर के अंदर में गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते क्लाइमेक्स पे आ गई, तो और ठंडा घटते चला गया, घटते घटते एकदम जीरो हो गया। जहां जीरो हो गया डेथ फॉलो, और ठंडा पड़ने लगा, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गर्मी घट गई, तब भी डेथ हो जाएगी। सो देयर शुड बी बैलेंस ऑफ yin and yang. There should be a balance of yin and yang. इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। और कोई भी आदमी आया तो पहला डायग्नोसिस में इन क्या है इसका और यांग क्या है, ये पैटर्न भी समझने की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे एक्शंस हैं। एक बार मैं फिर आपको इन और यांग बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए नौजिया है, वॉमिटिंग है, बेल्चिंग है, हिकअप है, हिकअप मतलब हिचकी, तो एक पैटर्न बताता है। ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है कॉन्ट्रावेक्शन का पैटर्न, रिबेलियस का। क्योंकि स्टोमक जो है उसकी एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है, याद रखना है, उसकी एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है। और अगर किसी वजह से, वजह बहुत सारी होती है, जो कल हम लोग एक बार डिस्कस किए थे कि डिफिशिएंसी भी हो सकती है, एक्सेस भी कंडीशन हो सकती है। डिफिशिएंसी में वो डिफिशिएंसी हो सकती है, एनर्जी इतनी गिर रही है कि सिंक कर जाएगी, एनर्जी इतनी गिरती जा रही है कि कोलैप्स कर जाएगी।
एनर्जी बढ़ रही है, एक्सेस कंडीशन आ गया, और एक्सेस से और एक्सेस आ गया, एक्सेसिवली रेजिंग हो गया, एक्सेस से ऊपर उठा तो रेज हो गया, और एक्सेस हो गया तो एक्सेसिवली रेज्ड, जो हम आपको अभी हॉट और कोल्ड से समझा रहे हैं। एक डिफिशिएंट हो रहा है, एक एक्सेस हो रहा है। एक्सेस हुआ, रेज हुआ, हेवी रेज हो गया, एकदम लास्टली टच कर गया, ऊपर फ्लोर को पार कर गया, डेथ होना ही है। वो तो कोलैप्स जहां करेगा तो उसी समय से स्टार्ट कर, समझ जाइए कि अब ये कंट्रोल में प्रेजेंट नहीं आएगा। उस समय कितना रेज कीजिएगा और कितना बॉडी सस्टेन करेगी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये जो क्रिया है, ये जो सिम्टम्स आ रहा है, ये सिम्टम्स जो है वो एक एक्सेस कंडीशन से, क्योंकि कोई चीज अगर नीचे जा रही है और नीचे जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे से सीधा ऊपर जाने लगे, नीचे से अगर ऊपर जाने लगे तो इसने क्या किया, रास्ता ही बदल दिया। और रास्ता बदल दिया मतलब नीचे से ऊपर जाने लगा, इसका मतलब है रास्ता का उल्लंघन किया इसने। और जैसे ही स्टोमक की ऊर्जा नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी, रास्ता का उल्लंघन हो गया। नीचे जाने पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नीचे यूरिनरी ब्लैडर, इस तरीके के फंक्शन को नॉर्मल तरीके से संपादित करती है, लेकिन नीचे जाने के बजाय ऊपर जाएगी, तब ये नौजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप, ये एक पैटर्न दे रहा है। किसका पैटर्न दे रहा है, रास्ता बदलने का, मार्ग बदलने। उसी तरीके से स्प्लीन की ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। स्प्लीन की ऊर्जा जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, वो नीचे से ऊपर जाती है, इट इज ए नॉर्मल। इसीलिए आपको हम बताए थे बहुत पहले कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, नहीं, होल्डिंग करती है, रेजिंग करती है, वार्मिंग करती है, कूलिंग करती है, ये सब उसका फंक्शन है एनर्जी का। लेकिन अगर स्प्लीन का फंक्शन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे ऑर्गन को अपने जगह पे होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है। होल्ड करना, अगर मान लीजिए स्प्लीन की ऊर्जा कम होने लगेगी या वो अपनी रास्ता बदल जाएगी, ऊपर के बजाय नीचे जाने लगेगी, तो क्या होगा। सपोज कीजिए सीढ़ी पर चढ़े हैं, सीढ़ी का काम है नीचे से ऊपर ले जाना, और बीच से सीढ़ी खींच लेंगे तो क्या होगा, सीढ़ी का काम है नीचे से ऊपर ले जाना, और सीढ़ी नहीं रहेगी तो ऊपर से नीचे आना, यानी व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। वही काम आपका स्प्लीन का है। स्प्लीन क्या करता है, आपके जितने ऑर्गन हैं 6 इन और 6 यांग, ये 6 मतलब 12 ऑर्गन को अपने जगह पे होल्ड करके रखता है। और अगर इसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन आता है, मान लीजिए डिफिशिएंसी, स्प्लीन की डिफिशिएंसी होती है, स्प्लीन का डिफिशिएंसी इतना हो जाता है कि स्प्लीन सिंक करने लगता है, स्प्लीन प्रोलैप्स कर जाए, ये हो जाता है, कोलैप्स करता है, तो सिंक जैसे ही करेगा, एनर्जी जैसे कम होने लगेगी, 50% पहुंचने लगेगी, तो ऑर्गन अपना नीचे जाने लगेगा, उसको कहते हैं प्रोलैप्स। आपने नाम सुना होगा, प्रोलैप्स एरेक्टम, प्रोलैप्स स्टोमक, फीमेल में प्रोलैप्स यूट्रस। बहुत आदमी आपने नाम और सुना होगा, पाइल्स, हेमरोइड, वेरिकोस वेन,
रिंकल बनना, पेट का नीचे की ओर लटकना, मसल्स का लटकना, तो ये सब सारी चीजें जो अपने जगह से नीचे की ओर ब्लड वेसल में बहना, और अगर ब्लड नहीं होल्ड होगा तो फिर तो आप समझ जाइए कई प्रॉब्लम होगा। ब्लीडिंग होती है, लीकेज होने लगेगा, कैपिलरीज बस्ट कर जाएगी, उससे ब्लड बाहर निकल जाएगा। हर्निया, अपने स्थान पे आंत को रहना चाहिए, वो आंत पेरिटोनियम को कट करके बाहर निकल जाएगी, हर्निया बन जाएगी। तो ये सब प्रोलैप्स के कारण होता है। तो ये प्रोलैप्स आपका पैटर्न, ये तो वो पेशेंट ने इतना चीज बता दिया, भाई साहब हमको ये है, हमको रिंकल भी बनता है, हमारा दांत जो है गाल को काट लेता है, फिर उसके बाद वेरिकोस वेन भी हमको लगता है डाउट है, हमको पाइल्स भी है, हेमोरॉइड जिसको कहते हैं, ये सब हमको है। हम फील करते हैं कि रेक्टम का प्रोलैप्स भी हो जाता है। ये सब चीजें आपको बताना है। तो इसका मतलब ये सारा सिम्टम्स एक जगह इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्रोलैप्स। तो ये किस चीज की वजह से होगा? इसका मतलब बॉडी में होल्ड करने का पावर कम होना है। और होल्ड किसको कौन करता है? स्प्लीन। और स्प्लीन का होल्डिंग पावर कम। तो ये आप पैटर्न पकड़ लिया। अब आपको ये पता लगाना है कि कॉज क्या है। क्या इसका डाइट है, कमजोर है क्या ये प्रॉपर खाना नहीं खाता है, क्या ये जंक फूड ज्यादा खाता है, रॉ खाना ज्यादा खाता है, क्या एक्सरसाइज नहीं करता है, क्या एग्जर्शन बहुत लेता है, बहुत लेबर करता है। कई तरीके का चीज है। और जो इससे कनेक्टेड होगा उसको मना करना है, समझाना है, डोंट डू इट। तो इस तरीके से हम बेसिक तौर से उसके कॉज को दूर करेंगे तो पैटर्न को दूर करने में आपको सहूलियत होगी। तो स्प्लीन जो है, अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसका, तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगता है, तो प्रोलैप्स के साथ साथ डायरिया भी हो सकता है। तो डायरिया भी हो सकता है। आप ये भी कॉज है, याद रखिएगा। अगर कोई पेशेंट आता है और कंप्लेन करता है डायरिया का, तो फिर आप चेक कीजिएगा सारा चीज कि भाई ये कहीं इस पैटर्न से तो नहीं गाइड हो रहा है। मान लीजिए अगर लंग्स की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है? लंग्स की ऊर्जा हमेशा जो है ऊपर से नीचे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर उसकी ऊर्जा आती है स्प्लीन में। लेकिन मेरिडियन में इसका क्या ऊर्जा होता है बताइए? मेरिडियन जिनको याद होगा उनको मालूम होगा, 1 to 9 तो ऊपर से नीचे की ओर ये जाती है। और मान लीजिए इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे ना जाकर नीचे से ऊपर जाने लगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा तो क्या होगा? जितनी इसकी क्रिया है सब बदल जाएगी। ये क्या करता है? श्वास छोड़ने में मदद करता है। इनहेल करने में किडनी और छोड़ने में लंग्स और हार्ट, और उधर लेने में लीवर और किडनी, छोड़ने में आपको हार्ट और लंग्स है। तो इसका मतलब है जब आप श्वास छोड़िएगा तो आपको कठिनाई। एक तो ये आपको लगेगा। उसके बाद क्या है? ये श्वास की एक क्रिया होती है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन पर दबाव पड़ जाएगा,
और दबाव पड़ जाएगा तो आपका ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, और ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपको जो है हाफ होने लगेगा, जो अस्थमा को कॉज करेगा। और क्या करेगा, उसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसको नीचे आना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो उसको नीचे आना चाहिए, उसका क्या है, डिसेंडिंग पावर होना चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन हुआ क्या, ऊपर से नीचे ना आकर करके कॉन्ट्रावेक्ट कर गया नीचे से ऊपर, तो बॉडी फ्लूइड भी वहीं रुक जाएगा जो द्रव है। क्योंकि दो चीजें होती है, एक हवा, एक एयर की, और एक वाटर फ्लूइड। तो ये दो चीजें आपको वहां पर उसमें मिलेगा। तो वो दो चीज जो है दोनों डिस्टर्ब हो गया। एक तो हवा, आप जब एक्सेलेशन करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, ब्रीदिंग का रिदम खत्म हो जाएगा, श्वास में डिस्टरबेंस हो जाएगा, जिसको अस्थमा कहते हैं। लेकिन अस्थमा के साथ अगर कफ भी है तो इसका मतलब बॉडी फ्लूइड नीचे आने के बजाय उसको किडनी तक आना है। किडनी तक ना आकर करके वो लंग्स में ही रुक गया, तो लंग्स में जहाँ रुका तो वो बलगम बनाया, और वो बलगम जो है आपके गले में, आपके जो है मुंह से बलगम का निकलना, ये सब सारी चीजें हो जाएगी। तो ये आपको लंग्स का जब कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा तब। अगर मान लीजिए किडनी का कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, किडनी की ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रावेक्ट होगा तो नीचे से ऊपर जाएगी, और नीचे से ऊपर जाने का मतलब है श्वास लेने में कठिनाई हो जाएगी। जो अनुलोम विलोम करते हैं वो दोनों पार्ट में डिस्टरबेंस हो जाएगा, एक में किडनी और एक में लंग्स, लंग्स के साथ हार्ट और किडनी के साथ लीवर, तो 4 ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर श्वास लेने में कठिनाई हो जाएगी तो, और किडनी का जितना फंक्शन है सब में इम्पेयर्ड हो जाएगा, सब में आपको डिस्टरबेंस दिखाई पड़ने लगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। अगर मान लीजिए अगर हार्ट का जो अगर मार्ग उल्लंघन होगा तब क्या हो जाएगा, हार्ट की ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर हो रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, मार्ग उल्लंघन होगा। अब मार्ग उल्लंघन होगा तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा। क्या है भाई, ये रेस्ट को कंट्रोल करता है। माइंड जो है वो हार्ट में होता है, माइंड हाउसेज इन हार्ट। तो माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप रेस्टलेसनेस आ जाएगी, आप में एजिटेशन आ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। आप जानते हैं कि जीभ का आगे का टिप्स जो होता है वो हार्ट से कनेक्टेड होता है, वो लाल हो जाएगा, उस पर छाले आ सकते हैं। और बाय द वे अगर नींद आ भी गई तो नींद तुरंत टूट जाएगी एक डरावना सपना देखकर। बहुत लोग जो हैं वो ड्रीम देखते हैं और उसके बाद उसका आकलन करने लगते हैं कि हमने ये देखा तो क्या होने वाला है। एक बात है, क्योंकि हम यूनिवर्स के एक पार्ट है, माइक्रो पार्ट है, तो हमारा जुड़ाव तो यूनिवर्स से है। जितनी घटनाएं यूनिवर्स में होती हैं वो सारी घटनाएं हमारे बॉडी में होती हैं। इसलिए हमारा यूनिवर्स देखते हैं कि आफ्टर लास्ट आवर, मतलब जब डेथ हो जाता है तो हम यूनिवर्स में विलीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि क्रिमेशन के बाद पंच तत्व में विलीन। पंच तत्व कहने का मतलब हर तत्व हमें एक्सेप्ट कर लेता है। 5 तरह की ऊर्जा होती है, पांचों ऊर्जा जो है वो हमको एक्सेप्ट कर लेती है।
हमारा शरीर जो है, जो बॉडी है, वो पंच तत्व का बना हुआ है। और हमारी चेतना जिसको आत्मा कहते हैं, हालांकि ये आत्मा सब, ये सब बातें जो हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट है आत्मा का। साइंस कहती है कि हमारा बॉडी जो है स्टेबुली का को रिएक्ट करता है, और जब रिएक्शन बंद कर देता है टोटल, देन the body is declared, the person who was living just before 1 minute declared dead. वो रिएक्ट नहीं करता। हाथ उठाने पे हाथ उठे, आपके ताकत से उठेगा और आपके साथ ही गिर जाए। There will be no reactions. तो पंच तत्व में आपका वो शरीर जो है वो विलीन हो जाता है। तो हम यूनिवर्स की बातों को जोड़ते हैं ड्रीम से, ये एक अलग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो साइंस। ये हम लोग बाद में कभी अलग से एक चैप्टर डिस्कस करेंगे कि है क्या। ड्रीम जो है वो हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है। ऑर्गन का जो हमारा बिहेवियर है कि वो डिफिशिएंट है, एक्सेस है, रेज है, वेरी रेज्ड है, सिंक है, कोलैप्स है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा ड्रीम देखते हैं। बहुत लोग ड्रीम देखते हैं कि हरदम मंदिर में रहेंगे, पूजा करेंगे, अपने लोगों को पहचानेंगे। जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, उनको जो है मूर्त रूप में देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज को देखेंगे। बहुत आदमी जो है वो पूजा पाठ करेगा, तो ये सब सारी चीजें। बहुत आदमी आग लगते हुए देखता है, बहुत लोग हवा में उड़ते हुए देखते हैं, बहुत लोग खून खराबा देखते हैं, बहुत लोग मुकदमा देखते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं। ऑल आर रिलेटेड टू डायग्नोसिस। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी समय ड्रीम के द्वारा भी डायग्नोसिस जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये हमारे ऑर्गन बिहेवियर से रिलेटेड है। मोस्टली आवर 95%, 5% को हम नहीं कह सकते हैं, या तो हम पढ़े नहीं हैं या हमको ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिला है जानने का। लेकिन जो भी हमारे पास जानकारी है उसमें हमको लगता है कि यूनिवर्स हमको कम्युनिकेट करता है, हम उसके रिसीवर हैं। ये सब चीजें जो हैं क्योंकि हम तो यूनिवर्स के माइक्रो चिप्स हैं, हम हैं। लेकिन वो कैसे है और क्या है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि यूनिवर्स जो है किस लैंग्वेज में हमको बताता है। बहुत लोग यूट्यूब पर बहुत जगह लिखते हैं, बताते हैं कि अगर आपको ऐसा संकेत मिले, समझिए आपको यूनिवर्स कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। तो कुछ लोग ड्रीम से इसको लिंक करते हैं, लेकिन मोस्टली ड्रीम्स आर कनेक्टेड टू द एक्टिविटीज ऑफ योर 12 organ 6 in 6 yang. Either they are deficient or they are excess, raised, very raised, exceptionally raised, deficiency, sinking, collapsing. ये सब हेड में स्टैग्नेशंस, कॉन्ट्रावेक्शंस, ये सबसे रिलेटेड आपका ड्रीम हो। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था, दिक्कत क्या होती है कि एक शब्द को डिस्कस करने के लिए कई बातें बतानी पड़ती है। तो हार्ट का जब एनर्जी जो है नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगे, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट इज ए सेंटर ऑफ हीट, हार्ट इज ए सेंटर ऑफ डिजायर। अगर आप में प्रॉपर हीट नहीं होगा तो आप में डिजायर नहीं होगा, और जिसमें बहुत हीट होगा वो बहुत डिजायरस होगा। अगर एक ऐसा आदमी जो फाइनेंशियली मतलब यूं कहिए कि एकदम जीरो है, मगर उसके अंदर में हीट है, और अगर उस खास एज में, हीट के एज में है, यानी 11 to 20 या 21 to 30 के एज में है और हीट है,
तब तो वो हवाई जहाज नीचे खरीदने का सोचेगा नहीं, और 5 रुपया भी नहीं है कि रेहड़ी पर खाना खा सके। लेकिन जब बात करेंगे तो बात तो हाईली इमेजिनेटिव डिजायरस बात करेंगे, इसलिए कि हीट इज कनेक्टेड टू, और चेहरा बात तमतमाया हुआ रहेगा, बड़ी फुर्ती दिखाई पड़ेगी, हाईली इमेजिनेटिव रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, बहुत डिजायर वाली बात करेंगे। स्टूडेंट हैं तो साइंटिस्ट से नीचे बात नहीं करेंगे, भले पढ़ाई हो ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, हार्ट का एनर्जी अगर ऊपर जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। अगर लीवर की एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लीवर की एनर्जी स्टैग्नेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट करती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, या ऑब्स्ट्रक्शन के समय कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो लीवर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से ऊपर जाने लगेगी। देख लीजिए, आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। 80% लोग कंप्लेन करते हैं माइग्रेन हो जाना, माइग्रेन, हेडेक, माइग्रेन। अब जहाँ हेडेक करने वाले से पूछिएगा, उनको एक टर्म बहुत जल्दी दिमाग में आएगा कि माइग्रेन है। जब माइग्रेन है तो जानने की कोशिश कीजिए ना कि माइग्रेन क्या है। लीवर नीचे से ऊपर की ओर जाना है उसको, वो बहुत उसके बाद जो है डिजीनेस, चक्कर आएगा। जब एनर्जी ऊपर चढ़ेगी तो आपने देखा है ना, तो रेलवे फाटक वो जब बंद हो जाता है तो जाम लग जाता है दोनों तरफ। या आपने देखा होगा एक्साइज का ऑफिस जहाँ होता है वहाँ गेट लगा रहता है, जितनी गाड़ियां जाती हैं उसकी चेक होती है, या उसको क्या कहते हैं, चेक पोस्ट। तो हमारे बॉडी में चेक पोस्ट है। जब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो चला जाता है सेरिबेलम के पास। आपको मालूम है ना कि स्पाइनल कॉर्ड जो है रूट ऑफ इंफॉर्मेशन है। सारा ये जितना भी स्टिमुली हमारा पेरिफेरियल नर्व कलेक्ट करता है, बाय टचिंग, बाय हियरिंग, बाय स्मेलिंग, बाय साइट, ये सारा स्टिमुली जो है वो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व के द्वारा जाता है। वो कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, जो 33 वर्टिब्री के अंदर है, और ये सीधे कनेक्ट करता है हमारे हेड के बेस, जहाँ पर आपको जो है हिंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन कह सकते हैं, हिंड ब्रेन, HIND, वहाँ पर सेरिबेलम होता है। तो ना, तो वो जो हिंड ब्रेन जो है वो है चुंगी, और चुंगी वहां पर जाकर करके सारा मैसेज कलेक्ट हो जाता है। अब चुंगी को ये परेशानी है कि किस मैसेज को हम आगे बढ़ाएं ताकि डिसीजन आ जाए। अब मान लीजिए एक मेरा हाथ बढ़ रहा है आग की ओर, हमें पता नहीं है कि उससे क्या होने वाला है, और हमें एक सामान हटाना है, और हमें सब्जी का ट्रे सजाना है। तो ये डिसाइड होगा कि हम पहले हाथ को आगे बढ़ाने से रोकें। तो ये डिसीजन कौन देगा? ये डिसीजन देता है ब्रेन। ब्रेन का मतलब आगे का भाग, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अभी कॉर्टेक्स तक मैसेज जाए कैसे? हाथ तो बढ़ा जा रहा है आग की ओर,
अब ये स्टेमुली जो है जाना है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स तुरंत हमको खबर दे देगा तो भाई हाथ मत बढ़ाओ, वो आ गए, हाथ हाथ जल जाएगा। तो सेरिबेलम जो है वो इसको डिस्टिंग्विश करता है। तब तक जो है हमारे नीचे जो है इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है कि हमारा सिर भारी हो जाता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम भारी भारी हमारा सिर हो जाएगा, सिर दर्द भी होने लगेगा। तो अगर आप वो रीजन को क्लीन कर देते हैं तो चूंकि क्लियर हो जाएगा, तब जो है आपका दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बहुत कंप्लेन आएगा आज के डेट में। आदमी क्या है सोच रहा है, कुछ घर के बारे में सोच रहा है, कुछ अपने नए नए कपड़े के बारे में सोच रहा है, कुछ ब्रांड के बारे में सोच रहा है, कोई नया पैकेज के बारे में सोच रहा है, नौकरी चेंज करने के बारे में सोच रहा है, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है। क्या क्या इतना ज्यादा जो है मल्टी डायमेंशनल थॉट हो रहा है ना, इतना प्रोडक्ट आ गया है, तरह तरह के प्रोडक्ट, तो आदमी सब चीज के बारे में कुछ कुछ सोचने लगता है, तो एकदम भर जाता है उसका वहाँ, और उसके बाद जो है उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीजें अगर निकल गई तुरंत हल्का हो जाएगा, और मैसेज जो है आग वाली वो तुरंत जाएगी मोटर पाथवे में और जाके कॉर्टेक्स को स्टिमुली देगी, कॉर्टेक्स रिएक्ट करेगा, विड्रॉ योर हैंड, तो फट से मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेगा, हाथ मेरा ऑटोमेटिक पीछे हट गया। वो मोटर पाथवे से खबर आ गया, मोटर पाथवे से खबर गया, मोटर पाथवे से खबर आ गया। अब बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कि खबर जाती है, लेकिन वो सेंसरी पाथवे से खबर जाती है, कभी कभी डिले हो जाता है। अब हमको जो है कोई खराब सामान खरीद लिए, वो सेंसरी पाथवे में गया, पैसा पेमेंट हो गया, तब दिमाग में आया अरे ये तो खरीदना ही नहीं था हमको, तो अमुक चीज खरीदना, तब तक तो पैसा पेमेंट हो गया, उसका रसीद कट गया, कंप्यूटर में चढ़ गया, तो पैसा लौटाएगा नहीं। अब आप घर आइए और समूचा पखेड़ा जो है आपके पीछे पड़ जाए। आपको एक आ गया था लाने के लिए, यही आपको लाना था, क्या कीजिए। सेंसरी पाथवे में डिले हो सकता है, तब तक कुछ आप एक्ट कर दीजिए, लेकिन मोटर नर्व में तो तुरंत इमीडिएटली जाएगा और इमीडिएटली खबर आएगी। सेंसरी में भी आ जाती है, लेकिन कभी कभी आदमी में एरर आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपका हेडेक हो गया, माइग्रेन, बिजनेस, चक्कर, ये से चक्कर बहुत आता है। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि दिन भर में कितना जमा किए हैं गठरी, तो उसको निकालिए। बहुत बात माल्य की बात जमा कर लिए, तो बच्चों की बात जमा कर लिए, तो उनकी बात 50 बात निकालिए। क्या जरूरी है, जिसको कितना बात आप दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं तो बेकार है। अगर याद कर सकते हैं तो याद कीजिए। अगर आपकी बात 50% निकल गई तो कोई दवाई करने की जरूरत नहीं, चक्कर की, आपको ऑटोमेटिक आपका चक्कर ठीक हो गया। आपको जो ऑसिपिटल हेडेक हो रहा है ना, पीछे सिर के पीछे वाले हिस्से में, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। आपके गर्दन में जो दर्द हो रहा है ना, लग रहा है कि गर्दन हम बाएं घुमाया नहीं सकते, दाएं घुमा नहीं सकते, पीछे आगे, आप पहले अपनी बात को तो निकाल दीजिए, उसको थोड़ा सा देखिए। जहां आपका 50% बात निकला, आपका गर्दन हिलने लगेगा ऑटोमेटिक। लोग कहते हैं चमत्कार कर दिया, कोई चमत्कार नहीं। चुंकी पर से जो है जाम हटा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके कारण गर्दन में स्टिफनेस, अब क्या हुआ, घर में हल्ला, अमुक आदमी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अरे भाई, जब तक हम एक्सरे नहीं कराएंगे, जब तक हमारा जो है वो सिलसिला पता नहीं चलेगा,
कि 7 वर्टिब्री में क्या हुआ है नहीं हुआ। स्पॉन्डिलोलाइटिस बहुत कॉमन, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, सर्वाइकल तो नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन स्पॉन्डिलोलाइटिस तो जरूर बोलेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है ना अजीब सी चीज है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, जिसका जहां पर ज्यादा भर जाएगा ना, चुंगी भर जाएगा, तो आप देखिएगा कि पैर उनका जो है बिना मतलब का हिलेगा, बैठे रहेंगे पैर हिलाते रहेंगे। इसको कहते हैं पर्पसलेस मूवमेंट। अगर आपको भी पैर हिलाने का, हाथ हिलाने का मन कर रहा है तो समझिए कि आपने चुंगी में जाम लगा दिया। बहुत आदमी पैर हिलाता है, कुछ करना नहीं है उसका, जो है अगर क्लीन कर दीजिएगा सेरिबेलम का पोर्शन ना, तो उसका वो पैर हिलना बंद हो जाएगा, अनलेस अनटिल जो है कोई डिजनरेशन ना हो गया। ठीक है ना। तो ये पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा जो क्या होता है कि कान में आवाज आने लगी। हार्ट जो है अगर वो लीवर का तेजी से अगर जाने लगेगा तो कान में भी जाएगा, तो कान में आवाज आने लगेगी, जिसको टिनिटस कहते हैं। कान में तरह तरह का, कई बार कंफ्यूजन होगा कि रेलवे स्टेशन बगल में ही खुल गया क्या। तो वो जो है तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है सडन टिनिटस, कानों में तरह तरह का आवाज आने, घंटी बजने की। बहुत लोग कहेंगे कि मुझे तो कोई ऑडियो सुनाई पड़ता है भाई, जैसे मंदिर में घंटी बज रही है, घंटी कान के अंदर सुनाई पड़ रही है। हो सकता है कि आपका लीवर का एनर्जी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहा हो। भगवान की घंटी नहीं सुनाई पड़ती, ठीक है ना। टिफनेस उसके बाद हो जाए, घंटी सुनते सुनते टिफनेस हो जाए, आवाज हार्ड हियरिंग हो जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अनकंट्रोल्ड एंगर। यू कैनॉट कंट्रोल योर एंगर। क्यों? क्योंकि लीवर हाइपर हो जाए, और एंगर इज एसोसिएटेड टू लीवर, और लीवर हाइपर हो जाएगा तो वो तेजी से जो है चिल्लाने लगेगा, साउट करने लगेगा, वो अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। आप उसको कुछ भी मत बोलिए, आप जो कुछ भी वो बोल रहा है चुपचाप सुनिए। एंगर जहां पड़ा समझ जाइए वो चिल्ला रहा है और तेजी, और एंगर आ गया है, एकदम कुछ करने को तैयार हो गया है। एक आध सामान भी फेंक दिया तो तीसरा सामान बचाने के लिए चुप रही, बोलिए मत जी। अगर पूछ भी रहा है तो बोल दीजिए जी गलती हुई, क्योंकि उसका एंगर है। आपके चिल्लाने से उसका एंगर शांत नहीं होने वाला है, रदर एंगर बढ़ जाएगा। एंगर से बदला लेने की भाव पैदा हो जाए, बदला लेने के भाव के बाद उसको अहंकार पैदा हो जाए, वो एडमेंट हो जाएगा, वो कभी कंसीडर नहीं करेगा कि ये रॉन्ग। उसको उसी लेवल पर रहने दीजिए। जब एंगर कम होगा तो अपनी गलती भी मान लेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड। ठीक है ना। नक्सीर फूटेगा, जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नाक से खून गिरने लगता है। अर्टिकेरिया भी हो सकता है, स्किन के ऊपर लाल लाल निकल जाएंगे, जिसको पित्ती उछलना कहते हैं। स्टूल में ड्राइनेस आ जाएगा, मुंह में ड्राइनेस आ जाएगा, गले में ड्राइनेस आ जाएगा, ड्राई 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 होने लगेगा।
क्योंकि कॉन्ट्रावेक्ट हो गया। जाना था उसको कहाँ, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना था और बहुत तेजी से ऊपर स्टार्ट कर दिया चढ़ना। मतलब 240 वोल्ट चाहिए था, आपने क्या सप्लाई कर दिया 440, 880। क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्यूज कर दिए, ऐसा होगा। अब आपको जो है, अगर मान लीजिए सीधा जाने, ऊपर जाने के बजाय अगर वो लीवर जो है वो हॉरिजॉन्टल जाने लगेगा, तब हॉरिजॉन्टल मतलब मिडिल वार्मर, आपको बताए थे ना, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर। तो मिडिल वार्मर में अगर घुसता है तो स्टोमक को अटैक करेगा, स्प्लीन पर अटैक करेगा। अगर स्टोमक पर जो है अटैक करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, वही नौजिया होने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगा, बिल्चिंग होने लगेगा, पेट फूल जाएगा, पेन होने लगेगा, ऊपर पेट में, पेट के ऊपर नीचे वो होने लगेगा, पेट के बॉडी के लैटरल साइड में, पार्श्व साइड में, किनारे किनारे साइड में, रिब्स के नीचे दर्द होने लगेगा। तो ये सब भी चीजें आपको हो सकती है। सो दीज आर दी पैटर्न। ये आपको सिम्टम्स आएगा रोगी का, इसको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यू आस्क, यू लुक, यू लिसन, यू पैल्पेट, और तब उसके बाद सबको नोट कीजिए और नोट कर करके पैटर्न बनाइए। और पैटर्न बनाने के बाद जो है, तब आपको पता चलेगा कि कॉज क्या हुआ। कॉज तो हमारा लाइफ स्टाइल होगा, कॉज तो हमारा डाइट होगा, कॉज तो हमारा जो है वो एक्सरसाइज होगा, हमारा रेस्ट लेने का तरीका होगा, हमारे काम करने का तरीका होगा, हमारे स्ट्रेस लेने का तरीका होगा। उसको वॉच कीजिए और मोर देन 70% उसको आपको समझाना पड़ेगा कि आप इन सब चीजों को दूर कीजिए। नहीं, पंडित जी ने हमको कहा है, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है। क्यों आप, उन्होंने ऐसे कहा था तो आपने ऐसे क्यों नहीं फॉलो किया, आप ऐसे क्यों, तो ये थोड़ा कठिन होता है, हम ये थोड़ा, आपने कैसे इजी कर दिया। डॉक्टर साहब ने 3 गोली लिखी, आप अपने से 4 गोली खा रहे हैं, आप अपने से 2 गोली क्यों खा रहे हैं। जो सिस्टम बताया गया है वो तो आप फॉलो कीजिए, ये आपको समझाना पड़ेगा। हो सकता है समझाने से ही उनकी बीमारी का बहुत सारा चीज खत्म हो जाए, अगर डीजनरेशन ज्यादा ना हो गया। डीजनरेशन ज्यादा होगा तो तब आपको अपनी जिम्मी का उपयोग करना पड़ेगा, तब आपको पॉइंट का प्रोटोकॉल निकालना पड़ेगा और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गलती हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट बैठा नहीं कि हमने पॉइंट देना चालू करो। अगर वो फ्री देख रहे हैं तब तो जितना जल्दी पॉइंट देके भीड़ को खत्म। हाँ सर, क्या है आपको क्या है सर, घुटना दर्द आई है, 2-3 पॉइंट उसको दबाया, क्या कैसा है जी सर, ठीक है, अच्छा चलिए आप आइए साहब। इससे क्या होगा कि रोगी को थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, वो एक परसेप्शन लेके जाएगा कि थोड़ा आराम होता है एक्यूप्रेशर से। लेकिन आपके अंदर उस रोगी का जितना गुण है वो आप उसको गेन नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी डायग्नोसिस में टाइम नहीं है। रोगी आपको जो है 80% डॉक्टर बना देगा, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए उसने स्प्लीन पर धक्का मारा, अटैक किया, तब क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्टरनेट हो जाए। और अगर लीवर जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है अटैक करता है इंटेस्टाइन को, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगेगी, मेल के टेस्टिकल्स में पेन होने लगेगा,
लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का जगह ही वहां है। और अगर वो लोअर वार्बर पर अटैक करता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर पर अटैक कर देगा, तो पेशाब में लहर जलन, बर्निंग यूरिनेशन होने लगेगा, यूटीआई हो जाएगा। अब यूटीआई के लिए डॉक्टर साहब तुरंत टेस्ट करेंगे और साथ में बी कोलाई, ई कोलाई, तरह तरह का इन्फेक्शन निकालेंगे। लेकिन हम तो समझ जाएंगे कि लीवर जो है कॉन्ट्रावेक्ट कर रहा है, उसका कॉन्ट्रावेक्शन जैसे ही ठीक करेंगे कि ये सारी बीमारी उनकी ठीक हो जाएगी। डिफिकल्टी यूरिनेशन, जाकर बैठे हैं, यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन हो भी रहा है तो बहुत ड्रिबलिंग हो रही है, फोर्स नहीं हो रहा है, वो रिटेन कर जा रहे हैं यूरिन हम, और जिसकी वजह से जो है उसके अंदर में जो है वो स्टोन्स बन रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में सैंड्स बन रहे हैं उसके अंदर में। तो ये सब सारी डिफिकल्टी से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि मैंने आपको कॉन्ट्रावेक्शन को थोड़ा सा फिर से रिपीट किया, आप लोग सुने भी होंगे, आप भी आज भी सुने। तो ये जो आपको मैंने कल बताया था स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का पैटर्न समझाया था, आज आपको मैंने उसको बताया कॉन्ट्रावेक्शन का। इसमें दो तरह का आपको दिखाई पड़ता है, एक तो डिफिशिएंसी आएगी और एक एक्सेस आएगी, और उसके द्वारा जो है हम चाहे स्टोमक का, स्प्लीन का, लंग्स का, किडनी का, हार्ट का, लीवर का, अपना ये सभी जो है हमने आपको रखा। तो दीज आर दी पैटर्न, हम बार बार पैटर्न पर जोर इसलिए दे रहे हैं, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, पैटर्न को पकड़ना चाहिए। अभी तक हम लोग जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। H9 का फंक्शन क्या है, 60 कमांड्स पॉइंट क्या है, जितने तरह के पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के बारे में जहाँ तक आपको नॉलेज है, जहाँ तक हम पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे, कोशिश करेंगे, आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए कल हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, अनदर कैप्शन पढ़ेंगे, और उस कैप्शन के द्वारा हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।